हाय फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अबाउट द आंसर राइटिंग फॉर बीपीएससी मेंस। देखो, आंसर राइटिंग एक स्किल है विच कम्स टू एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन विद टाइम। ये ऐसा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि लोग कर ही नहीं पाएंगे। एक बहुत ही सिंपल सा स्किल है जो कि लोग करते हैं फॉर इंक्रीजिंग देयर मार्क्स। सिंपल सा बात है कि अगर कोई क्वेश्चन आपको दिया गया है एग्जाम में, मेंस एग्जाम में, आप उसको किस तरीके से लिखेंगे। एक तो पहले सीधा बुक के फॉर्मेट में ऐसे ऐसे करके लिख दिया, पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2 करके लिख दिए, मार्क्स तो इसमें भी आते हैं। कुछ आप देखेंगे कि एक ऐसे मेन हेडिंग कर देंगे, पॉइंट 1 2 3 4 मार्क्स इसमें भी आते हैं। लेकिन एक और तरीका है, वो मैक्सिमम टॉपर्स के कॉपीज में आप देखेंगे कि एक उनके आंसर में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। मतलब ऐसा लगता है कि एक बैकबोन टाइप का एक चीज़ है, जो कि चीज़ वही रहता है, उसी में आंसर वो लोग फिट करके आंसर्स को लिखते हैं। और ज़्यादातर टॉपर्स का आप अगर चेक करेंगे तो उसी स्ट्रक्चर में उनके आंसर्स रहते हैं। तो ये आंसर जो लिखने का एक स्किल है, इसे ही बोला जाता है कि आंसर राइटिंग मतलब आना चाहिए फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन मेंस एग्जामिनेशन। और वही हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप अगर किसी भी टॉपर का, मैक्सिमम टॉपर्स का अगर आप आंसर देखेंगे तो आपको यही दिखेगा, एक बैकबोन के जैसे का एक स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। अभी उस स्ट्रक्चर में क्या होगा ना कि एक प्रॉपर फ्लो दिखेगा, कि उसमें दिखेगा सबसे पहले उन्होंने इंट्रो दिया होगा, ठीक है। फिर वो बॉडी में आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, डायग्राम एक स्कीमेटिक टाइप का ना, यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ 3 लिख देंगे, तो एक एस्थेटिक व्यू आता है, ठीक है। इसके बाद आप आगे जाएंगे तो जहाँ जहाँ भी मैप्स चाहिए होगा वहाँ मैप रहेगा, जहाँ जहाँ भी डायग्राम चाहिए होगा वहाँ पर एक डायग्राम होगा, ठीक है। अब आप इसके बाद देखेंगे तो फिर उनका होगा सब हेडिंग। अब सब हेडिंग भी ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही कोई भी एक हेडिंग कर दिए और फिर 1 2 3 4 लिख दिए। इसमें भी कुछ ना कुछ एक स्कीमेटिक होगा, एकदम इस तरह का ऐसा होगा जो कि लुक एंड फील बहुत अच्छा दे रहा होगा, ठीक है। बट जब आप कई टॉपर्स के कॉपी को देखेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि ये सिर्फ लुक एंड फील के लिए ही नहीं है। ये क्या है ना कि आपका जो नॉलेज है, आप जो अपने नॉलेज को प्रेजेंट कर रहे हैं आपके एग्जामिनर के सामने में, वो क्या क्लियरली दिख रहा है, वो कितना नीट एंड क्लीन है, ठीक है। वो कितना अच्छे से एक एग्जामिनर आपके आंसर को जज कर पा रहा है कि आपने सही लिखा है क्या, पैराग्राफ में लिखा है। ऐसा नहीं कि इसमें टॉपर्स नहीं होते, इसमें भी लोग क्वालिफाई करते हैं, बट कम होते हैं। जो ज़्यादातर होते हैं वो वही होते हैं क्रॉस वेरियस एग्जामिनेशंस, जिनके पास एक स्ट्रक्चर होता है। ये इट एक्ट्स लाइक ए बैकबोन। तो जिन बैकबोन वही रहेगा, स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम रहेगा, बस उसमें हल्का फुल्का मॉडिफाई होगा सब्जेक्ट वाइज, और इट विल लुक लाइक ए वेरी गुड एस्थेटिक, मतलब जिसको कि आंसर देख करके पढ़ने का मन करे, है ना। बिकॉज आप देखो, एग्जामिनर के पास बहुत कॉपीज होते हैं, बहुत आंसर्स होते हैं, ही और शी विल गेट बोर्ड। एक ही तरह का आंसर लोग लिख रहे हैं, और उसी में से अगर कोई एक ऐसा इंसान जो कि एक ऐसा एस्पिरेंट जो कि बहुत ही अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाया है, तो क्या उससे ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा। ये एक कॉमन थिंकिंग है। अब मैंने जितने भी टॉपर्स लोगों के आंसर देखे हैं, बी इट बीपीएससी और अगर जो लोग यूपीएससी के टेस्ट सीरीज से भी मैंने जो कुछ आंसर्स देखा है, उनमें मैंने यही एक स्कीमेटिक जो डायग्राम होता है ना, ये मैंने देखा है। और मैंने वहीं से ज़्यादा ज़्यादा करके वहीं से मैंने सीखा हुआ है कि कैसे आंसर को प्रेजेंटेबल बनाया जाए, मतलब कैसे एक तरह से कॉम्पेल किया जाए एग्जामिनर को कि नहीं, आप मेरा आंसर पढ़िए। और वो ध्यान भी देंगे ना थोड़ा, तो भी उनको वो प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि इसने अच्छे से प्रिपेयर किया, क्योंकि सारा कंटेंट एकदम सामने सामने है। ऐसा नहीं कि एग्जामिनर को खोजना पड़ रहा है बिटवीन द लाइंस, क्या लिखा है क्या लिखा नहीं, वो क्लियर दिख जाएगा। एंड दिस इज द एसेंस ऑफ आंसर राइटिंग। आपने जो पढ़ा, आपने जो समझा, आपने जो लिखा, क्या उसे आप एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज आपका मार्किंग तो उसी हिसाब से होगा, राइट। तो अक्रॉस एग्जामिनेशंस, मैं सिर्फ बीपीएससी का ही बात नहीं कर रहा हूँ। अक्रॉस एग्जामिनेशंस मैंने देखा है कि देखो, मार्किंग तो सभी तरह के आप लिखोगे उसमें तो मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, बट जो ज़्यादा करके जो लोग स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, मैंने इनमें देखा है कि टॉपर्स ज़्यादा होते हैं, राइट। तो आज हम लोग पॉलिटी का एक क्वेश्चन लेंगे बेस्ड ऑन 71st बीपीएससी मेंस, ठीक है। और इसमें मैं 38 मार्कर का एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करूँगा। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने कैसे किया है और कैसे उसका प्रॉपर एक फ्लो जाएगा, इंट्रो वगैरह, बॉडी, एवरीथिंग वहाँ पर आपको दिखेगा। इसका आइडिया ये है कि मैंने एक आंसर लिखा,
अब आप उस उसके हिसाब से अब आप उसको समझो कि मैंने कैसे लिखा, उसमें क्या कुछ चेंजेस भी हो सकता था, हाँ या नहीं हो सकता था, तो आप उसे पेन से अपने कॉपी में आप नोट करो, राइट। और जब आप ये नोट करोगे, जो लोग बिल्कुल ही अभी बिगनर है, उन्हें आंसर राइटिंग नहीं आता है, वन थिंग विच आई कैन अश्योर यू कि आप ये जो एक वीडियो भी अगर आपने देखा और अगर आपने समझा, तो दिस विल गिव यू ए वेरी गुड इंसाइट। और ये कोई बहुत बड़ा स्किल नहीं है, इट वोंट टेक मच टाइम। कुछ दिन आप प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे तो आपको खुद से ही ये चीज़ आ जाएगा, फिर आपके भी आंसर उतने अच्छे दिखने वाले हैं, ठीक है। तो जो लोग भी बिल्कुल न्यू है आंसर राइटिंग, जिन्होंने कभी नहीं किया है या किया भी है तो अच्छे से नहीं किया है, आप बस एक बार इस वीडियो को आप सुनना, जो आपको लगे या जो भी मैंने लिखा आप उसको अपने हिसाब से भी एक बार अपने नोट्स में आप इसको ऐड करना है, ट्राई करना कि देखें कैसा होता है, खुद से भी कर कर, ठीक है। और आपको खुद ही ये फील हो जाएगा कि आपने तो बहुत अच्छा काम किया है। आपको ना एक खुशी होगी, क्योंकि जब मैंने ये चीज़ सीखा था तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि ये सब चीज़ तो मैंने कभी किया ही नहीं था, तो मैं भी तो कभी सीखा है इन चीज़ों को। तो मैं इसी के लिए एक वीडियो यहाँ पर ला रहा हूँ। और पॉलिटी का ही मैंने सेक्शन चूज़ किया, क्योंकि ये 38 मार्क का इसका मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा था। तो मैं एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, और जब आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का आंसर समझ जाएंगे, स्ट्रक्चर समझ जाएंगे, तो आई डोंट थिंक कि जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको थोड़ा भी दिक्कत होगा। तो ठीक है, तो पर्पस यही है कि जल्दी से जल्दी आपको समझाया जाए कि कैसे आंसर राइटिंग किया जाए। बस इसको सुनना, इसको अच्छे से आप देखना, मैं जो भी आंसर लिखा है उसको अच्छे से आप देखना, इट विल बी क्लियर। ये कोई बिल्कुल ही ये सिंपल सा चीज़ है, बट वही कि लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं इस चीज़ के ऊपर, फिर बाद में सोचते हैं कि ये पता नहीं क्या ही है, ये चीज़ कुछ नहीं है, बेसिक चीज़ है, ठीक है। देखो, मैंने क्या है ना कि एक मैंने निमोनिक बनाया हुआ, एक ट्रिक टाइप से एक बनाया हुआ है। तो जब भी मुझे आंसर राइटिंग करना होता है, स्पेशली फॉर पॉलिटी, अक्रॉस सेक्शंस भी मैं जब जाऊंगा इसमें, तो ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, थोड़ा बहुत उसमें कुछ कुछ चेंजेस आएगा, ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा उसमें, ठीक है। और जब पॉलिटी में ही मैं जब अक्रॉस अलग अलग टॉपिक्स जाऊंगा, तो इसमें भी मैं अपने जो अभी एक रूल, जो एक निमोनिक अभी बताने वाला हूं, हल्का सा उसमें मैं मॉडिफाई करूंगा, बेसिक तो वही ही रहेगा। अलग अलग, क्योंकि एक ही आंसर, क्योंकि मतलब एक ही स्ट्रक्चर में आप सब आंसर्स लिखेंगे, तो वो भी तो फिर एग्जाम में भी तो बोर हो जाएंगे कि एक ही चीज़ आ रहा है, तो उसको भी तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस करना है। तो इसीलिए मैंने सारे ही स्ट्रक्चर में कैसे स्कीमेटिक्स ड्रॉ करते हैं, सब कुछ को मैंने एक में शामिल नहीं किया है। अक्रॉस जब मैं क्वेश्चंस पे जाऊंगा, आज आज क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर कल मैं आऊंगा या फिर जब नेक्स्ट वीडियो आएगा, मैं अलग तरह तरह से इस आंसर को लिखूंगा, बट द कोर स्ट्रक्चर विल रिमेन द सेम। उसी में मैं थोड़ा मॉडिफाई करूंगा कहीं पर, जैसे सपोज मैंने एक फार्मूला डाल दिया ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके कोई फार्मूला डाल दिया, वो सब चेंजेस मैं करूंगा, जो कि समझ में आप लोग को भी आएगा धीरे धीरे। और कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को आप सुनिए अच्छे से, पेन कॉपी ले लीजिए, उसको खुद से भी आप नोट करिए, एक बार लिखिए और खुद में ही वो आ जाएगा कॉन्फिडेंस की लिख सकते हैं। फिर जब नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा, उसमें मैं थोड़ा सा ऑल्टर करूंगा, फिर वो आपका एक सेकेंड पार्ट हो जाएगी, इस ऐसे भी आंसर को लिख सकते हैं। इसी तरीके से जो एंटायर आंसर राइटिंग है उसको मैं PYQ के थ्रू ही कवर अप खत्म कर दूंगा। और जो कंटेंट में इसमें जो मैंने लिखा हुआ है, ये आई थिंक कि ठीक है, ये अच्छा कंटेंट है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, बट जहाँ भी आपको लगे कि कुछ उसमें ऐड करना, तो आप अपने मन से ऐड कर भी सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो फर्स्ट टाइप होगा उसे मैं आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, बट एक कोर समझते हैं पहले, प्रिंसिपल क्या है उसका। देखिए, मैंने एक निमोनिक बनाया है, आई डोंट मीन टू डिफेम और डिमीन एनी वन और एनी इंस्टीट्यूशन, बट जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस मैंने यहाँ पर बनाया है। देखो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो हर कोई जानता ही होगा, तो सबसे पहले लिखेंगे तारक, तारक मेहता, वहाँ पर दादाजी भी हैं, के दादाजी चश्मा, चश्मा लगाकर आज सुप्रीम कोर्ट गए और उनका वेलकम हुआ, और उनका वेलकम हुआ। देखो, आप इसे याद रखना, ये एक निमोनिक है। तारक मेहता का उल्टा उल्टा चश्मा तो जानते ही होंगे, तो तारक मेहता में जो दादाजी है, तो तारक मेहता के दादाजी चश्मा लगाकर आज सुप्रीम कोर्ट गए और उनका वेलकम हुआ। अब समझते हैं कि इसका कैसे हम लोग यूज़ करने वाले हैं।
देखो कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा ना, खास किसी भी सब्जेक्ट का, उसमें एक तो कोर थीम होगा, मतलब कि वो क्या पूछने वाले हैं, मतलब किस चीज़ पे है, वो स्पेस पे है, वो आईटी पे है, वो संविधान पे है, वो पार्लियामेंट पे है, क्या उसका मेन थीम क्या है। एक तो थीम रहेगा ये आपको, तो ये जो टी है ना, टी विल गो फॉर द थीम। ये थीम कैसे पकड़ेंगे, तो वेरी सिंपल, ठीक है। तो थीम में क्या है कि सपोज कि एक आया कि देयर इज ए बॉय इन द क्लास, तो क्या थीम, वो बॉय हुआ, बॉय के बारे में बोल रहा है ना, जो कि क्लास में है, तो एक तो इसका थीम हो गया बॉय। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको वो समझ में आ जाएगा ये पूछ क्या रहा है। और अगर यहाँ पर भी डाउट है तो आप कुछ नहीं करिए, बस आप पीवाईक्यू उठाइए, कोई आपको आंसर नहीं देखना, बस क्वेश्चन ही बस उसका देखिए, पढ़िए उसके क्वेश्चन को कि उसमें क्या पूछ रहा है, वही उसका मेन थीम होता है। क्वेश्चन मार्क लगा होगा, कहीं पर सिंगल कोड दिया होगा, कैपिटल में लिखा होगा, वही उसका थीम होता है। वेरी इजी टू फाइंड कि क्या क्वेश्चन पूछ क्या रही, तो हम जानते ही है ना, ठीक है। अब होता है, देखो तारक मेहता का ये हो गया टी, अब होता है दादाजी पे आओ। डी हो गया कि डिफाइन द थीम। इस सबको अभी हम नीचे देखने वाले हैं प्रैक्टिकल में, क्योंकि वो मैंने लिखा हुआ है उसी तरीके से, ताकि ईज हो जाए आप लोगों को, मुझे भी एक्सप्लेन करने में, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो मैं कह पाऊँ अच्छे से, ठीक है। डी हो गया डिफाइन द थीम। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला थीम है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पर हमने मैं कह रहा हूँ थीम ही है, मैं इसी पे हमारा क्वेश्चन है। तो पहले हम तो डिफाइन कर देंगे भाई कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है। अब आ जाता है सी, मतलब कंपोनेंट्स ऑफ द थीम, कंपोनेंट्स ऑफ द थीम। मतलब अब देखो ये हमारा एग्जाम्पल का है सेक्शन, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, क्या क्या है, बहुत कुछ है ना, फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, डीपीएसपी है, प्रियम्बल है, बहुत कुछ है, सेवरल पार्ट्स है, शेड्यूल्स है, आर्टिकल्स है, कितना कुछ है। तो ये हो गया कंपोनेंट ऑफ द थीम। सी हम तो हमारा हो गया। अब हम लोग आते हैं, देखो ये ए और ये जे पे, आज है ना ए मतलब अबाउट द थीम। थीम क्या था हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन। अबाउट द थीम क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये ऐसे क्या क्या है, इन ब्रीफ एक लाइन दो लाइन बस, अबाउट द थीम। अब ये जे मतलब जो कि क्वेश्चन है हमारा पॉलिटी का, जो आज हम लोग करने वाले हैं, तो यहाँ पर होगा जजमेंट्स। किसका जजमेंट्स होगा, उसी थीम के ही आधार पर जो जजमेंट्स होगा, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट, तो एस मतलब सिग्निफिकेंस। किसका सिग्निफिकेंस, थीम का। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का सिग्निफिकेंस, क्या इंपॉर्टेंस क्या है। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, रेलेवेंस, है ना, इस तरीके का ये होता है। अब हो गया सी, देखो ये जो सी है ना, ये हो गया क्रिटिकल। जब हम लोग बोलते हैं ना क्रिटिकली एनालाइज, किसको, थीम को, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, इश्यूज, है ना। जैसे बोलेंगे क्रिटिकली एनालाइज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, मान लो क्वेश्चन अगर आया सपोज, तो क्रिटिकली आएगा, तो ये हो गया सी। देखो यहां पर ये चला गया सी, ठीक है। अब देखो, अब ये भूल गए, अब देखो वेलकम पे आ जाओ सीधा, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, अब उनका बस वेल और कम कर दो, वेलकम कर दो। तो यहां पर आप लिख दो डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी वे फॉरवर्ड, और वेलकम है सी हो गया, सी मतलब कंक्लूजन, ठीक है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, तारक मेहता के दादाजी चश्मा लगाकर आज सुप्रीम कोर्ट गए और उनका वेलकम हुआ। दो बार पढ़ोगे आपको भी ये लाइन याद हो जाएगा। तारक मेहता एक आदमी है, उसका फर्स्ट नेम टी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थीम उठाएंगे उस क्वेश्चन का, ये तो जानेंगे ना हमको लिखना किस पे है, तो कुछ तो थीम होगा ना उसका, तो वो थीम हो गया यहाँ पर, ठीक है। एक बात आप हमेशा याद रखना कि जब भी 38 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इवन फॉर अगर 8 मार्क्स का भी होगा, और अगर आपको कोट आ रहा है तो इसको ज़रूर से ज़रूर आपको लिखना है,
ट्राई मेमोराइजिंग, इसका तो आप समझ नहीं पाओगे, इसमें समझने वाला क्या है, कोर्ट है, किसी ने कुछ बोला तो वो तो याद ही करना पड़ेगा। तो ये ट्राई करना है कि खास करके फॉर 38 मार्कर्स जितने भी टॉपिक्स हैं उनके एक एक कोड तो आपको याद हो, एंड मेंस होने तक तो ऑब्वियसली आपको याद हो ही जाएगा। तो इसका कोशिश हमेशा ही करना है, स्पेशली फॉर बीपीएससी एग्जामिनेशंस। 38 मार्कर क्वेश्चन यहाँ तो लिखना ही लिखना है कोड आपको, ठीक, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ मैंडेटरी है, बट गेस इट विल गिव एन एज। अगर आपको 1 नंबर 1.5 नंबर ज़्यादा मिले तो आप तो लिखोगे ही ना उसको। अगर ऐसा आपने आपने 10-15 क्वेश्चन में भी कर दिया तो और आपको एक एक मार्क्स भी दिया गया तो समझो आप +15 +10 +15 मार्क्स पे आप आ गए। तो इट्स ए वेरी बिग डिफरेंस, और ये किया जा सकता है, लोग करते हैं, ठीक है। तो टी का मतलब क्या हुआ, जहाँ से एक आदमी था, उनका नाम था तारक मेहता। तारक मेहता ने क्या लिया, हमने फर्स्ट वर्ड लिया, वो था थीम। थीम क्या होता है, वो क्वेश्चन किस टॉपिक पे, वो थीम हो गया। अब जब हमने थीम समझ लिया तो हमारा काम क्या है, थीम को पहले डिफाइन करो ना, गिव डेफिनेशन, ठीक है, गिव डेफिनेशन ऑफ दैट थीम, उसको डिफाइन कर दो, ठीक है। फिर लिख दो सी मतलब कंपोनेंट्स ऑफ द थीम, ठीक है। तारक मेहता के दादाजी चश्मा, मतलब कंपोनेंट, जैसा कि मैंने बोला कि अब जैसे एक संविधान है, बहुत सारे आर्टिकल्स है ना उसमें, तो एक बार एक स्कीम डायग्राम करके, स्कीमा जो बोलते हैं, एक ऐसे ही जैसे मैंने अभी शो किया ऐसा ही कुछ आप दिखा देना, ये सब कंपोनेंट्स हो गए। अब हो गया अबाउट द थीम, मतलब कि ये जो हमने लिखा इसी के बारे में एक दो लाइन तो एटलीस्ट ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं अगर वो एग्जाम में पूछा गया हो तो, नहीं तो सिंपल इसी में एक दो लाइन ऐसे करके लिख दिया, वो हो गया अबाउट द थीम। अब क्वेश्चन है, अब हमारा है सुप्रीम कोर्ट, सॉरी अब हमारा है पॉलिटी, तो यहाँ जजमेंट्स तो आएगा ही आएगा, तो जे फॉर जजमेंट हो गया, ठीक है। ये जो है ना आज, ए फॉर अबाउट द थीम, जे फॉर जजमेंट हो गया। जजमेंट कौन देता है, तो सुप्रीम कोर्ट देता है। सुप्रीम कोर्ट से हमने क्या लिया, एक तो हमने एस लिया, एक हमने सी लिया। एस मतलब क्या हुआ, सिग्निफिकेंस हो गया, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है उस थीम का, संविधान का हमारा इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी लिखना है। सी हो गया क्रिटिकल एनालिसिस। अगर क्रिटिकल, इस क्वेश्चन में हमने इसी को लिया है, क्यों लिया है मैंने इसी क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने देखा कि 71st बीपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन में ये है क्रिटिकल, तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने लिया इसको, और इसी में लोगों को ज़्यादा दिक्कत होता है, तो मैंने ये टारगेट किया जो डिफिकल्ट है मैं उसको ही मैं उठाऊंगा, ताकि एक क्योंकि अगर आप डिफिकल्ट कर लोगे तो फिर इजी तो आप ऐसे भी कर लोगे, ठीक है। तो अब सी हो गया क्रिटिकली एनालिसिस, जहां क्वेश्चन में क्रिटिकल एनालिसिस नहीं होगा वहां पर आप हेडिंग दे देंगे इश्यूज का, इशू क्या है उसमें, क्या है हमारा इश्यूज हमारे संविधान में, इस एग्जाम्पल के तहत मैं कह रहा हूँ क्या क्या है इसका इश्यूज, ठीक है। फिर आपने इशू दे दिया, अब देखो आपने बोल दिया ये तो कमी है इसमें, अब कमी है तो आप ही तो उपाय देंगे ना, तो इसका वे फॉरवर्ड क्या है, यही आप देंगे। जब आपने सब कुछ दे दिया तो आपने जो अब तक लिखा उसको एक कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। बस इतने, यही है आंसर राइटिंग। ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, मैंने एक निमोनिक के थ्रू बताया है। और ये सब जो आप देख रहे हैं ना TDCA, यही आपका बनेगा सब हेडिंग ऑफ योर आंसर, सब हेडिंग, ठीक है, यही आपका बन जाएगा सब हेडिंग ऑफ योर आंसर। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप एटलीस्ट 8-9 आपने सब हेडिंग कर लिया है। अब आप मुझे बताओ, अगर आपको 6 पन्ना लिखना है, आपने पहले प्रैक्टिस किया हुआ है, आपके पास सारा कोट है, सारा फ्रेमवर्क है, तो आंसर कितना अच्छा दिखेगा आपका। ऐसा तो नहीं है ना कि आप 6 पन्ना वहाँ पर किताब लिख करके आ रहे हैं, आप उसको अच्छे से लिख करके आएंगे आई कैचिंग के तरह से, और क्लियर होगा कि अब हाँ पहला तो थीम है, थीम चेक कर लिए, दूसरा डिफाइन भी कर दिए, ये सब कुछ ही एकदम क्लियर विजिबल होगा टू द एग्जामिनर, एंड दे विल अवार्ड यू मार्क्स। क्योंकि मार्क्स तो वो तभी देंगे ना जबकि उनको ये फील हो कि हाँ आपने सही लिखा है। सही लिखा है उन्हें कब फील होगा, जबकि जो आपने लिखा है वो उन तक पहले पहुंचे तो क्लियरली। तो वो इसी स्ट्रक्चर में जब आप लिखेंगे विथ हेडिंग विथ सब हेडिंग, वो क्लियरली विजिबल रहेगा एंड यू विल बी गेटिंग गुड मार्क्स। ये आप बस ट्राई करना है, अभी तो ये सीरीज है तो मैं अभी लाऊंगा इस पे क्वेश्चंस, बट खुद से भी आप ट्राई, जो आंसर मैंने अभी लिखा है, जो मैं अभी स्क्रॉल डाउन करने वाला हूँ, आप इसको देख करके ही एक बार आप आंसर लिखना, और खुद में फील हो जाएगा कि आपने कितना अच्छा आंसर लिखा है, भले ही आपने फर्स्ट टाइम लिखा हो। और ये मैं बहुत जल्दी सिखाऊंगा, सिखा ही दूंगा अपने, आई थिंक विद इन 2 to 3 क्लासेस में ही आपको बहुत हद तक आ जाएगा, क्योंकि इसी क्वेश्चन में मैं अलग तरह से थोड़ा थोड़ा कुछ स्कीमा वगैरह मैंने दिया है। आगे वाले जो क्वेश्चंस होंगे उसमें मैं और भी इसको और इन्हेंस करूंगा, बट कोर विल बी दिस सेम, कोर यही होगा, ठीक है। अब देखो एक चीज और होता है, जब भी आप ये सब हेडिंग के अंदर में ये लिख रहे हैं ना, एक आता है कीवर्ड्स, ठीक है, या ये ना
इट इज़ ओवर हाइप्ड। आप विजन आईएएस या कोई सा भी है कि जो आप मंथली मैगजीन उठाएंगे, आजकल के जो भी लेटेस्ट वाले आए, सब में आपको बहुत भारी भारी कीवर्ड दिखे, वही उसी को बोलते हैं कीवर्ड्स ना। जैसे कि मान लो कीवर्ड्स का अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर मुझे किसी का निगेटिव बोलना है कि क्या इशू है, सपोज एक मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का एक है, रोड का दिक्कत पे एक क्वेश्चन आया, अब मैं क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पिटफॉल, ये एक कीवर्ड हो गया। अब मैं इसके आगे एक्सप्लेन करूंगा। अगर मुझे कोई चीज़ को बहुत अच्छा से मुझे बोलना है तो फिर मैं बोलूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर बूम। ठीक है, ये भी एक कीवर्ड हो गया, इसी को बोलते हैं कीवर्ड। ये कीवर्ड एक ऐसा चीज़ है जो कि आप जितना पढ़ो उतना कम है। ठीक है, और ये इसका कोई अंत ही नहीं है, ये आपके ऊपर है। आप यू विल बी द इन्वेंटर ऑफ दिस कीवर्ड्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा आप वही लिखो, कुछ भी आप लिखो ना, आपको जो भी कीवर्ड समझ में आ रहा है, जैसा भी आप लिखो उसको, वो गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर बूम है, इसमें ऐसा क्या है जो कि सही है, या इसमें क्या है जो कि रॉन्ग है। दो वर्ड है बस, इंग्लिश का थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, आजकल के मैगजीन्स में भी यही आ रहा है, मैंने भी वहां से देख लिया। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूं ना, मैं अपने आंसर में ही बहुत सारे कीवर्ड्स को डालने वाला हूं। और आप क्या करना कि जैसे कि सपोज पॉलिटी है या सपोज हिस्ट्री है, अदर सब्जेक्ट है, इन सब के कुछ फिक्स रहेंगे, 10 15 20 कीवर्ड्स रहेंगे मैक्सिमम। आपको उन्हीं को याद करना है। अब उतना ध्यान नहीं लगाना है कि उसके अंदर तक घुस रहे कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशनल एथोस क्यों लिख रहे हैं, उतना नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल एथोस है, मैं आगे देखने वाला, आगे देखेंगे हम लोग, बस एक है याद कर लिए। जहां पर भी आपको लगा चलो भाई कुछ पॉजिटिव है, तो कौन सा कीवर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशनल एथोस, मैंने पढ़ा है, बस लिख दिए, इट विल बी करेक्ट, क्योंकि वो आपने पढ़ा हुआ, पर उसके अंदर नहीं घुसता है कि क्यों आया, कहाँ से आया। ठीक है, उतना करने का देखो जरूरत भी नहीं है, आप कर भी लोगे तो उसका कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, ऐसे ही सब सब्जेक्ट वाइज का 10 15 20 कीवर्ड है। क्वेश्चन तो देखो आपको 100 क्वेश्चन तो लिखने नहीं है ना पॉलिटी के। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन है, कहाँ से लाएं अलग अलग कीवर्ड। तो 15 20 कीवर्ड है, घूम फिर करके वही फिट होता है बहुत सारे क्वेश्चंस में, उतने को ही आप बस याद कर लेना। और विथ प्रैक्टिस आप जब देखते रहोगे ना उस तरह के आंसर, आपको दिमाग में आता है अच्छा ये पॉजिटिव बोल रहा है तो ओके समथिंग लाइक बूम में आएगा, तो चलो लिख दिए। ठीक है, इस तरीके से आपको दिमाग में खुद ही आ जाएगा। बस खुद से भी जो भी मैं यहाँ पर लिखा है, आप खुद से भी उसको लिख लेना अपने साथ पेन पेपर में, तो धीरे धीरे याद होना शुरू हो जाएगा। ज़्यादा इसमें उतना इशू स्ट्रेस नहीं लेना है। और देखो जो लास्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं, जब जब टाइम का कमी होता है, कोई भी लोग कीवर्ड नहीं लिखते, भूल जाते हैं कि उतना नहीं ध्यान दो, मेन कंटेंट तो लिखें। दिस कीवर्ड्स एंड ऑल विल इंप्रूव योर मार्क्स। ऐसा नहीं है कि इससे ही मार्क्स आएगा, इट विल इंप्रूव योर मार्क्स। ठीक है, तो विद दिस वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो ये मैंने लिखा हुआ है, मेंस में एक क्वेश्चन आया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नॉट ए नेचुरल सेंटिमेंट बट हैज़ टू बी कल्टिवेटेड। ये जब मैंने PYQ को एनालाइज किया तो मैंने कहा था कि ये एक UPSC बेस्ड PYQ है, एंड आई एम स्टार्टिंग विथ द टफ। मैं इसी से नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू बस फॉर्मली कुछ भी कर दिया, मैं टारगेट करने वाला हूँ जो टफ है। ठीक है, और अगर आप ये चीज़ सीख लोगे टफ में, तो फिर इसी तो खुद ही सोचो, आप खुद ही कर लोगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ तो ये है नहीं। बट ये हाँ ये है कि लोग उतना यूज टू नहीं है, तो लोगों को एक हवा बना हुआ है बेसिकली, बस यही है। बट ये अच्छा चीज़ है, तो ये सीखना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नॉट ए नेचुरल सेंटिमेंट बट हैज़ टू बी कल्टिवेटेड इन लाइट ऑफ द स्टेटमेंट क्रिटिकली, जो मैंने पहले कहा इसी को मैंने लिया है, क्रिटिकली एनालाइज द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एज propounded बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब आप देखो ये क्वेश्चन को मैंने हूबहू लिखा है। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोर्ट में, सिंगल कोर्ट में क्या दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। देखो यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी M कैपिटल में है, यहाँ पर भी C कैपिटल में है। ठीक है, यहाँ पर भी है, यहाँ तो एक पूरा पूरे सिंगल कोर्ट में ही दे दिया। ठीक है, और ये देखो ये तो पूरा जो एक लाइन है, ये जो पूरा पूरा एक लाइन है, ये तो आपको नहीं ऐसा लग रहा है कि ये किन्हीं का कोर्ट है कहा हुआ, ये है ना। तो अब इस कोर्ट में ही क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जिसमें कि ये कैपिटल है ये भी कैपिटल है, इज नॉट ए नेचुरल सेंटिमेंट। इसके ही ना कौन क्या नहीं है, एक नेचुरल सेंटिमेंट, मोरालिटी नहीं है, बट हैज टू बी कल्टिवेटेड। तो क्वेश्चन किसके बारे में बोल रहा है, इसके बारे में बोल रहा है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज आवर थीम, इजी टू अंडरस्टैंड।
ठीक है। अब ये भी बोल रहा है क्रिटिकली एनालाइज किसको करें, द कंसेप्ट ऑफ, वही सेम चीज, यही थीम, यही हो गया हमारा थीम। ठीक ठीक है। तो हमने पहले क्या क्या पढ़ा था यहाँ पर कि हमें सबसे पहले थीम को आइडेंटिफाई करा, जो हमने कर लिया। अब हमने क्या पढ़ा आगे, डिफाइन द थीम। देखो अब यहाँ पर, अब मैंने ये भी आपको कहा था कि अगर आप कोट यूज करते हैं तो आपको एटलीस्ट 1 मार्क्स तो पर क्वेश्चन में ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा। ट्राई टू मेमोराइज कोट्स, ऑनलाइन देखिए, किताब में देखिए, कोचिंग में देखिए, जहाँ मिलता है एक जगह नोट करिए, याद करिए उसको, वो बहुत अच्छा चीज़ है। अब हमने क्या किया, तो हमने स्टार्ट कर दिया कोट से, कि हमने कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज ए वाइब्रेंट लिविंग फोर्स दैट एंश्योर्स द राइट ऑफ द इंडिविजुअल्स आर नॉट क्रस्ड बाय द वेट ऑफ द मेजोरिटी। जस्टिस दीपक मिश्रा, फॉर्मर सीजेआई। देखो कैसे लिखना है, डबल कोट्स में करके लिखे। ये इज ए देखो, ये मैं पूरा चैप्टर को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, दिस इज अबाउट द आंसर राइटिंग। हाँ, बट जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवाऊंगा तो वो तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा सारा पैरामीटर, जब मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ। तो मैं थोड़ा सा उसको इन ब्रीफ में मैं ज़रूर जाऊँगा, वरना फिर क्या आधा वो फिर आपको ज्ञान आएगा, वो फिर दिक्कत होगा, समझ में भी शायद ना आए। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज ए वाइब्रेंट लिविंग फोर्स, ठीक है, दैट एंश्योर्स द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स, सेल्फ का, एक इंसान का एक राइट होता है, वो क्रश नहीं, मतलब वो खत्म नहीं किया जाता है बाय द वेट ऑफ द मेजोरिटी। 100 लोग कुछ बोल रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपका राइट को मार दिया जाए। तो ये बात किसने कहा था, तो जस्टिस दीपक मिश्रा जी ने कहा था, जो कि फॉर्मर सीजेआई रह चुके हैं। देखो कोर्ट कैसे लिखे, ठीक है, यहां पर हमने कोर्ट दिया, ठीक है, लिख दिया, यहां से डैश करके जस्टिस दीपक मिश्रा लिख दिया। अब हम आते हैं हमारा डिफाइन पे। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मीन्स adhering by the values, spirit, principles of the constitution by all the organs of the state and by the citizens। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है, मतलब कि एडहेयर करो, किस एडहेयर मतलब क्या, फॉलो करो, अबाइड करो, फॉलो करो, क्या फॉलो करो, तो जो भी संविधान का, संविधान के जो में जो वैल्यू दिया हुआ है, जो उसका स्पिरिट है, मतलब कि जो उसका एसेंस है, कि मतलब वो क्या करना चाह रहा है, वो क्या वैल्यू देना चाह रहा है देश को, लोगों को, वो क्या चीज, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, बाय बाय द ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ठीक है, एंड बाय द सिटीजन्स, ये इंसान हम लोग भी तो होंगे, इंडिविजुअल भी तो होगा ना उसमें। तो मतलब कि संविधान जो वैल्यू एड ऑन करना चाह रहा है, एड ऑन मतलब वैल्यू क्या रहेगा, कि एक ऐसा देश हो जहाँ पर कि इक्वालिटी हो, जहाँ पर कि जस्टिस हो, जहाँ पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, ये सब वैल्यूज है। ठीक है ना, वो तो इसका मतलब होता है कि अबाइड कर रहा है कि नहीं, कौन अबाइड कर रहा है, तो तीनों ही ऑर्गन ऑफ द स्टेट प्लस हम लोग, क्या हम लोग मतलब कि क्या हम लोग भेदभाव कर रहे हैं किसी और के साथ, नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो नहीं कर रहे हैं का मतलब क्या हुआ, कि हम लोग एडहेयर कर रहे हैं, हम लोग फॉलो कर रहे हैं जो संविधान ने बोला, उसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ठीक है, मैंने उस दिन भी कहा था कि इसका मतलब क्या होता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। मॉरल क्या है, आपने मतलब क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, आप बोलेंगे यस, क्या आपको चोरी करना चाहिए, आप बोलेंगे नो। तो यही हुआ मोरालिटी। ठीक है, क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत है, बस यही है, इतना ही आप समझ जाओ। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग ये हमने इसको डिफाइन कर दिया। अब हम आते हैं कॉइन किसने किया, चलो, इट वॉज कॉइन्ड बाय जॉर्ज ग्रोट ऑफ ब्रिटेन एंड वॉज यूज्ड इन इंडिया बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन 1948। ठीक है, 1948 में इन्होंने यूज किया था। तो अब हमने देखो, अब हमने 2 पार्ट देख लिया, थीम भी देख लिया, अब हमने डिफाइन थीम भी कर दिया। इसमें हमने पॉजिटिव क्या किया, हमने एक कोड डाल दिया। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिखेगा अब आगे। तो अब हम आएंगे कंपोनेंट्स ऑफ द थीम। हमने क्या कहा था, कंपोनेंट, अगर संविधान है तो ये इसमें क्या क्या है, तो ये होता है कंपोनेंट्स। हमारा कंपोनेंट, हमारा थीम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अब इसके कंपोनेंट देखते हैं। हम देखो, एक तो तरीका है कि हम सिंपल लिख देंगे यहाँ पर कि कंपोनेंट ऑफ मोरालिटी, 1 2 3 4 हेडिंग दे देंगे जैसे मैंने पहले कहा था, या फिर कुछ नहीं देंगे, हेडिंग वेडिंग यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे पैराग्राफ। अब देखो, कोई इंसान उस तरीके से लिखा होगा और कोई इंसान ऐसे लिखा होगा, किसका ज़्यादा आपको आई कैचिंग लग रहा है और किसका आपको ऐसा लग रहा है कि इसको ज़्यादा
मार्क्स देना चाहिए। लुक एंड फील, एस्थेटिक, है ना। तो प्रेजेंटेबल किसका ज़्यादा लग रहा है, रीडेबल किसका ज़्यादा लग रहा है? आई थिंक इसका इसका ही होगा, क्योंकि नहीं होता तो मैं भी नहीं सीखता ना, राइट। तो अब आप देखो इसमें क्या क्या होता है। रूल ऑफ लॉ, मतलब हमने पढ़ा है आर्टिकल 14 में, है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ, की कोई लॉ से बड़ा नहीं है, बस जो भी है सबसे सुप्रीम लॉ ही है। यही तो होता है ना रूल ऑफ लॉ, मतलब कानून का राज, एक तरह से आप समझे तो। रूल ऑफ लॉ मतलब जो भी होगा संविधान के हिसाब से होगा, कानून के हिसाब से ही होगा, कोई उससे बड़ा नहीं है। तो क्या ये कंपोनेंट नहीं है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? है, बिल्कुल है ना। यही तो हमें चाहिए देश में। दूसरा होता है पॉपुलर सॉवरेंटी। अब ये मतलब क्या है पॉपुलर का मतलब? पॉपुलर का मतलब ये हुआ कि जो हर कोई चाहता है, मतलब ये हम लोग हुए ना, जो हम लोग क्या चाहते हैं, पॉपुलर सॉवरेंटी, हमारा ही सब कुछ रहेगा। सॉवरेन मतलब कोई बाहर के लोग नहीं आएंगे, पॉपुलर देश के अंदर के लोग का ये कंसेंट है। देश का लोग ये चाहता है कि हाँ सब कुछ अच्छा हो, संविधान में जो वैल्यूज दिया गया है वो अच्छे से फॉलो होना चाहिए, हम भी फॉलो करेंगे और सरकार आप लोग भी करो फॉलो। दिस इज कॉल्ड पॉपुलर सॉवरेंटी, कंसेंट ऑफ द पीपल। ये कहाँ से आया? एज पर रूसोस जनरल विल। ये मैंने एक एक्स्ट्रा, एक आई कैचिंग के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर डाल दिया। ठीक, ये जो है ना, ये देखो आप अगर ऊपर आओगे तो ये यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंपोनेंट और अबाउट को एक साथ डाल रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये तो कंपोनेंट हो गया, 1 2 3 4 और 5। ये जो मैंने लिखा ये हो गया अबाउट। ठीक है, ये हो गया कंपोनेंट। यहां पर हल्का डिफरेंस आएगा जब हम लोग शॉर्ट आंसर्स लिखेंगे, बट वो हम लोग तब बात करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा डिफिकल्ट को ही करते हैं टारगेट। ठीक है, तो कंपोनेंट लिख दिए। किसका कंपोनेंट? थीम का कंपोनेंट। उसके बाद था अबाउट। अबाउट किसका? थीम का जो कंपोनेंट है उसका अबाउट। हमने अबाउट भी लिखा है यहां पर। थर्ड में आता है काउंटरिंग मेजोरिटेरियनिज्म, मतलब ये होता है कि 99% लोगों का राज, मतलब कि जो मेजर, जो पॉपुलेशन में जो मेजर है उनका राज। ठीक है, इसको वो काउंटर करता है। भाई कोई बात नहीं, 99.999% लोग भी अगर कुछ बोल रहे हैं, बट अगर वो संविधान के हिसाब से नहीं है तो उसको नहीं माना जाएगा। और अगर नहीं माना जाएगा तो ये तो वही हो गया ना मोरालिटी। क्या मुझे चोरी करना है? हम बोलेंगे नहीं, नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बिकॉज इट्स अगेंस्ट आवर मॉरल, है ना। तो यही तो हुआ ना। तो संविधान क्या बोल रहा है? तो काउंटरिंग मेजोरिटेरियनिज्म, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि 100 में से 99 लोग क्या बोल रहे हैं, अगर 1% भी लोगों को सही है तो उसका सही ही मान्य होगा। अब होल्डिंग द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी, देखो माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है? तो ऐसे भी उनकी आबादी कम है। सपोज कोई शेड्यूल्ड ट्राइब है, ठीक है, उनकी आबादी कम है, बट उनका भी तो राइट्स है, वो भी तो इसी देश के नागरिक हुए, उनको भी तो सारा फंडामेंटल राइट्स है, उनके लिए भी तो सारा डीपीएसपी है। एज इट इज कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हम लोग पढ़ते हैं वो ऐसा तो नहीं कि वो एक पर्टिकुलर लोग के लिए है, वो तो सबके लिए है। तो उनकी भी तो अब सपोज एसटी, उनके भी तो कुछ अलग राइट्स भी उनको दिए गए ताकि वो सरवाइव कर सकें। तो अगर इनको एक फॉरेस्ट ड्वेलिंग का राइट दिया गया है, ठीक है, तो इनको वो राइट मिलना चाहिए। अब हम लोग फॉरेस्ट में हमारा फॉरेस्ट में घर नहीं है, हम लोग मॉडर्न सिटीज में या विलेजेस में रहते हैं। हम लोग वी आर नॉट फॉरेस्ट ड्वेलर्स, बट जो लोग हैं तो उनका तो वो राइट हुआ ना, उनका वो एंसिस्ट्रल लैंड है, उनको उनके लैंड से हटाना नहीं चाहिए। तो यही कह रहा है कि भले 99% लोग बोल रहे हैं कि नहीं हमें तो अब क्या काम है जंगल का, ऐसा कुछ तो काट दो, बट नहीं, क्यों क्यों काटेंगे, क्यों हम वहाँ पर लेंगे? वो तो जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं वो तो वहाँ तो उनका घर हुआ ना, वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उनको उनका अधिकार है, तो अधिकार छीनना नहीं है। ठीक है, तो यही हुआ काउंटरिंग मेजोरिटेरियनिज्म। भले मैक्सिमम आबादी क्या बोल रहा है, लेकिन जिसका हक है संविधान के तहत हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा राइट्स दिया गया हो, वो भी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ही, राइट, उसको अबाइड होना है, उसको फॉलो होना है। ठीक है, अब आता है इंडिविजुअल लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या है? वी आर फ्री टू डू वॉट एवर वी वांट, बट ऐसा नहीं है कि इसमें कोई लिमिट नहीं है, लिमिट है, बट होता है फॉर आवर पर्सनैलिटी का ग्रोथ, फॉर हमारा ही एवरीथिंग, हमारा ग्रोथ हो रहा है तो इंडिविजुअल का ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, वो कैसे ग्रोथ होगा? जब हम उसके फंडामेंटल राइट्स को सेव करेंगे। राइट टू लाइफ है सपोज आर्टिकल 21। ठीक है, अब हम किसी के घर के चारों बगल में बड़े बड़े साउंड बॉक्स डाल दिए, ऑफर डाल दिए कि लिए अब तू रहे, ऐसा तो नहीं होता है ना। ठीक है, तो उनका उनका भी तो लाइफ है, उनका भी तो एक लिबर्टी है, वो तो रह भी नहीं पाएंगे। तो इंडिविजुअल लिबर्टी भी तो प्रोटेक्ट होना है। तो इसी, अगर आप क्या करना चाहिए? प्रोटेक्ट, यस करना चाहिए।
तो क्या लिबर्टी देना चाहिए? यस, देना चाहिए। तो इजंट इट कॉन्स्टिट्यूशनली मोरल टू गिव? यस इट इज। यही तो हुआ ना मोरल, कि हाँ कि करना चाहिए। यस, तो ठीक है, मोरल है। अब मोरल कैसे करेंगे लिबर्टी? तो उसको, उनके राइट्स को हम लोग बचाएंगे। एनफोर्सिंग ह्यूमन राइट, ऐसा नहीं कि वो कहीं बाहर गया मार दिए उसको। क्यों क्यों मारेंगे उसको? उसको भी तो जीने का हक है। तो जब जीने का हक है तो है ना, वो भी चीज़ मोरल है कि नहीं? तो क्या उसको मारना चाहिए? नहीं मारना चाहिए। क्या जीना चाहिए? हाँ, इट इज मोरल। तो एनफोर्सिंग द ह्यूमन राइट्स ऑल्सो। अब आता है जुडिशियल इंडिपेंडेंस। ठीक है, सब कुछ ठीक है, 3 ऑर्गेन्स है गवर्नमेंट का, अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है। ठीक है, बट एक जो प्रोमिनेंट है दैट इज जुडिशियल, नॉट प्रोमिनेंट एज पर, बट है तो तीनों इक्वली। बट क्या होता है ना कि इसका काम है कि टू चेक, टू कीप एन आई। ठीक है, टू कीप एन आई, ताकि कोई अनजस्ट काम तो कहीं नहीं हो रहा है, कोई ऐसा लॉ तो नहीं पास हो गया कि जिससे किसी का फंडामेंटल राइट हैम्पर हो रहा है, किसी का ह्यूमन राइट हैम्पर हो रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो ये कब हो पाएगा? ये तब हो पाएगा जबकि वो आजाद रहे। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एंड नॉट कमिटेड जुडिशियरी। कभी कभी एग्जाम में प्री वगैरह में एक क्वेश्चन आता है, कमिटेड जुडिशियरी इज ए गुड, मतलब एज ए पॉजिटिव मेरे को दिखाया जाता है। नो, इट इज रॉन्ग। कमिटेड का मतलब क्या हुआ कि हम कमिटेड हैं गवर्नमेंट से, अब आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे। बट हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। मतलब ऐसा नहीं कि वो सरकार का फोन आएगा ये करो, नहीं, वो नहीं करेगा। जो सही है वो जुडिशरी वो करेगा। ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट, इट इन्फोर्सेस द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द इंडिपेंडेंट वे विदाउट एनी वंस इंटरफरेंस। ठीक है, तो देखो जुडिशियल इंडिपेंडेंट मतलब फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ठीक है, कोई पार्टी पॉलिटिक्स कुछ मतलब नहीं है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, एज पर आवर होली कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। अब इससे क्या होगा? एक इम्पार्शियल जजमेंट होगा ना उनको। वो वही है, गोइंग बाय द बुक, क्या सही है क्या गलत है, उसमें कोई पार्शियलिटी वो नहीं दिखाएंगे। जब वो पार्शियलिटी नहीं दिखाएंगे तो इससे क्या होगा? हम लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा। किस में बढ़ेगा? डेमोक्रेसी में ही तो बढ़ेगा, है कि नहीं? अगर सब कुछ हम सही चल रहा है तो हमारा तो ट्रस्ट इंक्रीज होगा ना, कि हाँ भाई डेमोक्रेसी इज़ वेरी गुड। आज़ादी के बाद हमने डेमोक्रेसी चुना तो हमने बहुत अच्छा काम किया। आज तक डेमोक्रेसी हुई है ना। तो वी we want to ensure that trust is continued in democracy which is possible by the help of judicial independence। तो क्या ये नहीं होना चाहिए? आप बताओ, क्या जुडिशरी को इंडिपेंडेंस नहीं होना चाहिए? आप बोलोगे होना चाहिए। तो जब होना चाहिए तो वो मॉरल हुआ ना, वही तो वो दिखा रहा है वैल्यूज, तभी तो हम जो संविधान जैसा कर रहा है उसको इन्फोर्स कर पाएंगे। तो ये भी एक वैल्यू है। तो इंश्योर ट्रस्ट इन डेमोक्रेसी, ये कब होगा? जबकि हमारा जुडिशरी फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होगा। ऐसे क्या होगा? इम्पार्शियल जजमेंट होगा। तो हमने 5 पॉइंट देख लिया। अब देखो, अब ऊपर ऊपर आते हैं। फिर कंपोनेंट तो हमने देख लिया, कंपोनेंट में ही इस बार हमने अबाउट देख लिया। अब आता है जजमेंट का बारी। चलो अब ये स्ट्रक्चर भी आप देखते चलना। अब मैं बोल रहा हूँ कि आप कॉपी पेन लो, उसको खुद से लिखो। ये चलो कुछ नहीं तो आप सेम ही आप उतार दो ना। क्या है ना कि आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, आप लिखोगे ना उसको, एक मतलब एक खुशी भी आपको होगी कि एक नया चीज़ कुछ सीखे, कुछ नया चीज़ दिखे। और जब वो दिखेगा ना बहुत अच्छा दिखेगा वो। एंड इट दीज थिंग्स विल गिव यू कॉन्फिडेंस कि हाँ यस यू विल डू। देखो मेजर जजमेंट्स पे हम लोग आते हैं, ऐसे एक ब्लॉक बना देंगे मेजर जजमेंट्स में। तो क्या होगा? पहला केस वंदा भारती केस वर्सेस द स्टेट ऑफ बंगाल 1973, एवरीवन नोज। ए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यहाँ से आया था। तो देखो, इट लिमिट्स पार्लियामेंट फ्रॉम अमेंडिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी गुड। ठीक है, अब बात आता है कि ये एग्जाम्पल ये कैसे हुआ। अरे भाई, तो बेसिक स्ट्रक्चर में ही तो सारा एसेंशियल चीज़ है हमारे संविधान का। अगर वो अमेंड हो गया तो शायद ख़त्म भी हो जाए बहुत सारा प्रोविजंस, है ना। तो ये तो खत्म नहीं होना चाहिए ना, तभी तो हमारा आज फंडामेंटल राइट है। आज हमारा जुडिशरी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो क्यों काम कर रहा है? क्योंकि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है। तो यस, यही तो हमें चाहिए ना। हमें चाहिए ना कि बेसिक स्ट्रक्चर हमारा अच्छे से रहे। तो दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनली मोरल। सो दिस जजमेंट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। चलो सेकंड में देखते हैं, नाज फाउंडेशन केस, कंसेंसुअल सेम सेक्स रिलेशनशिप बिटवीन एडल्ट्स डीक्रिमिनलाइज, इसको हटा दिया गया। ठीक है, साल 2009। अब देखो इसमें डायग्राम कैसे एक मैंने बनाया स्कीमेटिक डायग्राम टाइप से। ये मैंने छोटा सा दिखा दिया गोल। ये मैंने बोला कि ये सोसाइटल परसेप्शन, तो इसको ऐसे ब्लॉक कर देना एग्जाम में। ये हो गया सोसाइटल परसेप्शन है।
ठीक है, बट हमने अपना दिखाया, हमारा इंडिविजुअल है, तो इससे भी हमारा बहुत बड़ा राइट है, हमारा हमारा राइट है, हमें जो मन करता है वो करें। क्यों हम करेंगे ऐसा? क्योंकि हमारे संविधान ने हमें वो अधिकार दिया है कि हम अपने हिसाब से जिए, हमें जो ठीक लगे वो करें, हम कुछ इलीगल काम तो नहीं कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो सोसाइटी का एक परसेप्शन है जो कि मे बी आउटडेटेड है, ठीक है, उसके हिसाब से मेरा राइट तो बहुत बड़ा है ना, है। तो इसीलिए मैंने उसको इस तरीके का एक छोटा सा एक डायग्राम बनाया। आप भी चाहो तो एग्जाम में इसको कर लो तो ये एक अच्छा लुक देगा कि ठीक है, ये बता रहा है कि देखो इसका स्कोप बहुत छोटा है, ये तो मेरा राइट है, ये इसका बड़ा हुआ, मेरे को क्या मतलब है कि ये परसेप्शन क्या चल रहा है, हम तो वही जाएंगे जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, आपने कुछ गलत तो नहीं किया, ठीक है। तो अब आते हैं सेकंड में, जस्टिस पुट्टास्वामी वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, 2017 का केस है। इसमें था आर्टिकल 21, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, प्रोटेक्ट्स लाइफ एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स। ये राइट टू प्राइवेसी 2017 में हर कोई जानता होगा। अब आप बताओ, क्या आपको ये नहीं चाहते हो कि आपके जो फ़ोन में है वो सब कुछ वो आपका प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए? रखा जाएगा ना, हाँ कि नहीं? यस। जो अगर वो यस है तो फिर यस इट इज़ मोरल, क्यों नहीं ये पॉइंट भी इसमें, ये जजमेंट भी इसमें आएगा। अब अगला में आते हैं, नवतेज सिंह जौहर केस वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, 2018 केस है। रिवोक्ड सेक्शन 377, इट इज फॉर एलजीबीटी क्यू। क्यों? इन लोगों को भी तो जीने का पूरा अधिकार है। ये लोग तो कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, अपना लाइफ को अपने हिसाब से जी रहे हैं, इनको जो पसंद है ये वो कर रहे हैं, क्राइम नहीं कर रहे हैं, संविधान के हिसाब से चल रहे हैं। तो इनका भी एक मंतव्य है, हमें अपने हिसाब से जीना है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर केस में सेक्शन 377 को रिवोक कर दिया गया, ठीक है। तो इनके लिए तो मतलब इनको अपने हिसाब से लाइफ जीने में आराम हो गया, तो थिंग्स बिकेम मोरल फॉर देम। तो कॉन्स्टिट्यूशनली मोरल तो हो गया ना। इंडियन यंग लॉ एसोसिएशन वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला, 2018। ये सबरीमाला टेम्पल केस आपने सुना ही होगा, वेयर एंट्री ऑफ वुमेन वाज बैंड पहले, ठीक है। बाद में इन दिस जजमेंट वुमेन का अलाउ हो गया इस टेम्पल में जाना। तो देखो मैंने इसको ऐसे शो किया, एक मैंने बाहर दिखाई दिया स्ट्रेट लाइन, यहाँ लिख दिया मैंने जेंडर इक्वालिटी, यहाँ डाल दिया मैंने मेल, यहाँ डाल दिया मैंने फिर, दोनों को मैंने कर दिया इक्वल। अब आप अगर अब सोचो, अगर आप इसको ऐसे बना दोगे और आपने सिर्फ यहाँ इंडिया यंग लॉ लिख दिया तो एग्जामिनर को पता चलेगा यस वेरी गुड, ये दिख रहा है, ये अच्छा दिख रहा है कि हाँ आपने क्लियरली लिखा है मेल का है फीमेल का है, जेंडर इक्वालिटी हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपने एक लाइन ये भी लिख दिया कि अलाउड एंट्री ऑफ वुमेन, तो जेंडर इक्वालिटी हो गया। अभी वुमेन अगर इस टेम्पल में जाएगी, ऐसा कुछ तो नहीं है कि वो कुछ इलीगल काम उन लोगों ने किया एज पर गोइंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनके एंट्री को अलाउ किया है, एंड इट वॉज फॉर जेंडर इक्वालिटी विच इज ए वर्च्यू एंड इट शुड बी इन एवरी स्फेयर, राइट। तो जेंडर इक्वालिटी भी हुआ है, एंड तो इट इज़ ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनली मॉरल, ठीक है। अब देखो, हमने जजमेंट देख लिया, अब हम देख रहे हैं सिग्निफिकेंस, क्रिटिकल एनालिसिस, ठीक है। देखो, जब भी एग्जाम में क्रिटिकल एनालिसिस पूछेगा जब भी, तो आपको सिग्निफिकेंस और इश्यूज एक साथ में लिखना है। ये क्या होगा ना, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, बट हाँ ये है ना कि आपको एक क्लियर लुक देगा, ये सॉरी फॉर द एग्जाम क्लियर लुक देगा कि हाँ इसे एग्जैक्टली पता है मैं क्या खोज रहा हूँ, ठीक है ना। अब आप एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर में कहीं कुछ है, अब किसी को खोजना है तो वो बहुत उलझ जाएगा ना, कहाँ वो छोटी सा चीज़ रखा हुआ है। लेकिन वही चीज़ हम सामने रखा था, बॉक्स खोलो उठा लो, दैट्स इट। तो वही हुआ ना कि क्रिटिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, क्रिटिकल एनालिसिस, किसी चीज़ को आप उसको नेगेटिव वे से आप देख रहे हैं, ठीक है, उसमें कमी क्या है, उसमें इशू क्या है, उसमें दिक्कत क्या आ रहा है, उसका कॉन्स क्या है, यही हुआ ना। किसी चीज़ को आप क्रिटिकली एनालाइज करो, क्रिटिकल वे से आप देख रहे हो। तो इसमें क्या है ना, एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, एक तरफ में आप डाल दो, ठीक है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, एक तरफ आप डाल दो इशू, ठीक है। अब देखो, एंश्योर्स चेक्स एंड बैलेंसेस, यस, जो मैंने बोला था अभी ऊपर में, चेक्स एंड बैलेंस का मतलब क्या होता है कि जुडिशरी ये चेक कर रहा है कि पावर कहीं अनजस्ट हाथ में तो नहीं जा रहा है, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड इट ऑल्सो मेंटेन्स आर्टिकल 50, दैट इज द सेपरेशन ऑफ पावर। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर जुडिशरी है तो वो इंटरफेयर कर रहा है, दे डोंट इंटरफेयर इन एनी वंस जॉब, ठीक है।
इनका काम है कि अलग अलग आप काम करो, बट हाँ ये है कि एक आई रखते रहो, चेक्स एंड बैलेंसेस, एक दूसरे को चेक्स एंड बैलेंसेस आप करते चलो, ठीक है। क्योंकि संविधान ही इस बात का दे रहा है इजाजत कि आप दूर ही रहो, लेकिन आप चेक करो कि कुछ अनजस्ट तो नहीं हो रहा है। अब देखो इसका इशू भी तो है ना, बट मे बी इट विल लीड टू द जुडिशियल ओवररीच। मतलब कभी कभी चेक चेक इतना कर रहे हैं, कभी कभी शायद घुस जाएंगे जुडिशरी के लेजिस्लेचर के फील्ड में, तो इट माइट बिकम जुडिशियल ओवररीच। इसका एग्जांपल क्या, हाईवे लिकर बैन 2016, ठीक है, हाईवे के अराउंड जो अल्कोहल के शॉप्स थे उसे बैन कर दिया गया था। तो दिस केम एज एन एग्जांपल ऑफ जुडिशियल ओवररीच, व्हेन जुडिशरी लेजिस्लेचर के फंक्शन में आ गया, उसने अपने ऑर्डर दे दिया, तो समटाइम्स इट माइट हैपन कि वो ओवररीच कर जाए। तो ये इसका एक इश्यू हो गया, तो हमने देखा नहीं ये तो क्रिटिकल एग्जामिनेशन हो गया। एंश्योरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स, एथिक्स क्या होता है, देखो यार, इफ यू डू समथिंग रॉन्ग यू आर पनिश्ड, ठीक है, इट इज रॉन्ग एक्चुअली, ठीक है, बट इवन इफ यू थिंक ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग इट इज अनएथिकल। अब आप समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। आपने कुछ गलत किया तो वो तो गलत काम हो ही गया, बट अगर आपने सोच भी लिया ना कि कुछ गलत करना है तो वो भी अनएथिकल हो गया, मतलब सोचना ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल में जो भी पॉजिटिव बोला गया क्या वो इंश्योर हो रहा है, यस हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 में, मैं इसको ऐसा नहीं कि आप इसके आगे भी आप कोई और एग्जाम्पल यहाँ पर कोट कर सकते हैं, मैंने एक बस बताया है, इसमें फॉर्मेट दिया है कैसे लिखते हैं इसको, ठीक है। चलो आते हैं आगे, देखते हैं प्रोग्रेसिव एंड इंक्लूसिव सोसाइटी क्यों नहीं होगा। प्रोग्रेसिव का मतलब हम वो ओल्ड ट्रेडिशनल माइंड, ऑर्थोडॉक्स माइंड से हम लोग हट चुके हैं, अब हम लोग प्रोग्रेसिव सोच के हैं। ऐसा प्रोग्रेसिव सोच है जहां पर कि हम लोग इंक्लूसिव मेंटेन किए, मतलब कि समाज को हर तरीके से अलग अलग सोच के लोगों को भी हमने इकट्ठा रखा है अपने समाज में। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। एग्जाम्पल ट्रांसजेंडर राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में, अलाउइंग ट्रांसजेंडर्स इन स्कूल्स एंड इन जॉब्स, राइट, ये तो होना ही चाहिए ना, ये तो सिग्निफिकेंस है, ये तो संविधान आज़ादी भी दे रहा है ना कि हाँ ठीक है, ट्रांसजेंडर्स तो उनका भी तो एक राइट है, तो उन वो भी स्कूल जाएंगे, वो भी जॉब करेंगे, और हमारा समाज अगर उसे उसे एक्सेप्ट किया तो ये तो एक प्रोग्रेसिव हो गया, इसी को बोलते हैं इंक्लूसिव, सबको समाहित तो आ गया, वो भी आ गया हमारे साथ में। अब हो गया एंश्योरिंग की कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। ये आप जब एनसीईआरटी में जाओगे ना तो उसमें स्टार्टिंग में ही आई थिंक क्लास 11 में ही ये दिया हुआ है कि हाउ कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, कैसे वो एक जीवित डॉक्यूमेंट है। तो कैसे होगा, तो बहुत तरह का बहुत टाइप्स दिया हुआ है कैसे कैसे होता है। उसमें एक होता है कि बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स, ठीक है। तो अब आप देखें हाल में एक 106 हुआ था नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यही जो था 1/3 सीट्स रिजर्व फॉर फीमेल्स, एक अमेंडमेंट जो हुआ था। तो आप बताओ क्या ये जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट नहीं कर रहा है, क्या ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो जब ये होना चाहिए तो यही तो हुआ मॉरल, है ना, ये मॉरल भी हुआ, ये एथिकल भी हुआ, ये अच्छा हुआ। जब अच्छा हुआ तो कैसे अच्छा हुआ, इसके पीछे फोर्स कौन है, संविधान है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, यस इट इज बीइंग शोन, इट इज द सिग्निफिकेंस कि अब तो आप फीमेल्स को 1/3 सीट्स होगा एज पर दिस अमेंडमेंट, ठीक है। अच्छा यहाँ पर इश्यूज में छूट गया था, देखो ऑब्जेक्टिविटी इवेडेड, ये अब देखो ये है ना, यहाँ से मैंने क्या किया है, इस लाइन से मैंने कीवर्ड्स डालना शुरू किया है। ये कीवर्ड्स आगे भी आंसर्स में और ज़्यादा आपको दिखने वाले हैं, बट अभी चूंकि ये फर्स्ट ही क्लास था मैं धीरे धीरे कीवर्ड्स में जा रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स, ये आपको लग रहा है ना कि ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसको एक जगह नोट करो, याद कर लो। जब भी संविधान के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आएगा, जब भी आपको पॉजिटिव में डालना आप इसको डाल देना, इट विल बी गुड, इट विल बी राइट, बिकॉज ये रॉन्ग हो ही नहीं सकता है। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर एक क्यों डाला, ऑब्जेक्टिविटी इवेडेड, इवेड मतलब कुछ इसको खत्म करा है, ये तो हो गया ना नेगेटिव सेंस में। तो अगर आपको कुछ ऐसा नेगेटिव वे से डालना है आप इसको डाल सकते हैं, इस कीवर्ड को। ऑब्जेक्टिविटी इवेडेड मतलब देखो जब हम लोग एग्जाम में एमसीक्यू देते हैं प्री में 1 2 3 4 में कोई एक मारते हैं, हम लोग बोलते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन का एक आंसर तो कन्फर्म है। लेकिन जब हम लोग मेंस दे रहे हो तो ऐसा तो नहीं है ना 1 2 3 4 होता है, मेंस में तो लिखना होता है। लिखने मतलब कि अब कुछ भी वो हो सकता है, मुझे ये केक पसंद है, आपको वो केक नहीं पसंद होगा, किसी और को बहुत पसंद होगा, किसी और को तो मतलब उसका स्मेल से ही कुछ तबीयत खराब हो जा रहा होगा। ये तो सब्जेक्टिव हुआ ना कि वो कैसा है नहीं है, और ऐसा तो नहीं कि कोई भी गलत है इसमें, वो तो उसका चॉइस है, राइट। तो सब्जेक्टिव जब होगा चीज़ तो वो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा ना। सब्जेक्टिव मतलब क्या, वो अलग अलग लोगों की राय, ऑब्जेक्टिव मतलब एक राय, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी इवेडेड, जब कोई एक चीज पे लोग नहीं आएंगे तो चार तरफ जाएगा मन,
जब चार तरफ जाएगा, चार तरफ जब जाएगा मन, तो चार अलग अलग ओपिनियन होंगे, हो सकता है ना, होता ही है। तो ऑब्जेक्टिविटी नहीं हो, क्यों? देखो, जजेस में हैव डिफरेंट ओपिनियंस। क्या होता है, अगर सपोज 5 जज बेंच बैठा किसी भी हियरिंग के लिए, ठीक है, यहाँ पर 4:1 हुआ, 4 ने पॉजिटिव में बोला, हाँ में बोला, 1 बोले नो, ये पास तो हो गया, बट इनका क्या, राइट? ये जो एक है जो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था इस बात को, इनका तो अब कोई नहीं सुनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुई, ये एक सब्जेक्टिव चीज हो गया, ऑब्जेक्टिविटी खत्म हो गया ना। तो ये भी तो एक इशू हो सकता है इनका पॉइंट बहुत ज्यादा जेन्युइन हो, बट अब तो वो काउंट नहीं होगा, बिकॉज 4 लोगों ने तो अपना राय दिया है पक्ष में, तो अब विथ मेजोरिटी ये पक्ष में ही जाएगा जजमेंट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी इवेडेड। अब होता है, अब देखो थर्ड मैंने यहाँ डाला कीवर्ड डिससेटिस्फैक्शन नोशन, ठीक है। मतलब मेरे को कोई चीज़ से, कोई चीज़ मुझे पसंद नहीं है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, तो नोशन मतलब एक फील होता है। तो ये भी मैंने एक कीवर्ड यहाँ, इसको जो भी कीवर्ड्स आज है आप एक जगह उसको नोट करते चलना, इकट्ठा हो जाएगा 50 60 100 कीवर्ड्स, बस उतना ही याद करना। और जब वीडियो को सुनोगे तो कीवर्ड तो ऐसे भी बहुत सारे याद हो जाएंगे आपको। एक बार लिख लेना आंसर में, वही अगर 25 30 भी अपने कीवर्ड अगर लिख दिया ना पूरे पेपर में, हर एक पेपर में, इट इज गुड, ठीक है। डिससेटिस्फैक्शन नोशन मतलब मैं खुश नहीं हूं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड एमंग द मासेस। अब क्यों ये ऐसा होगा? अब हो सकता है ना कि कुछ परंपरा ऐसा होगा बहुत सालों से जो चलता आ रहा हो, अब मैंने सीधा उसके अगेंस्ट में आ गया, ठीक है। आई एम गोइंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बट जो लोगों का जो सोच है, लोग जो परसीव कर रहे वो तो अगेंस्ट में आ गया, राइट। जैसे जल्लीकट्टू बैन, देखो ये बैन तो 2014 में ही हुआ था, बट इसका एक मेजर प्रोटेस्ट 2017 में हुआ था। ये एक इसको बुल टैम करके बोलते हैं, बुल टैम रेस गेम एक होता था तमिलनाडु में, जल्लीकट्टू बुल का, हाँ। तो जल्लीकट्टू को इस गेम को सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया, ठीक है, 2014 में। इस पे बहुत टाइम इशू रहा, फिर एक मेजर प्रोटेस्ट हुआ तमिलनाडु में 2017 में। क्यों हुआ? क्योंकि लोग डिससेटिस्फाइड थे, बोले कि नहीं ये तो ये हमारा पार्ट ऑफ कल्चर है, इसको हम नहीं छोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला कि नो ठीक है पार्ट ऑफ कल्चर है, बट उसका कोई एविडेंस उतना शायद नहीं मिला होगा, राइट। तो उन्होंने बोला कि नहीं, फॉर एनिमल राइट्स हो गया, हम इसको नहीं अलाउ करेंगे, इट इज़ नॉट गोइंग बाय द आवर डीपीएसपी हो गया, बाय द राइट्स हो गया, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले। तो पीपल वो प्रोटेस्ट कर दिए। तो क्यों प्रोटेस्ट किए? उन लोगों में डिससेटिस्फैक्शन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी तो था वहाँ पर, बट वो लोगों के एक जो परसीव है ना, लोग जो सोचते हैं उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाए। तो ये भी तो एक ड्रॉबैक ही ना हुआ एक तरह से। लिमिटेड अवेयरनेस किसका? फंडामेंटल राइट्स का, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, इवन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का भी लोगों को नहीं पता है ना। लोगों को अपने अपने अधिकार नहीं पता है। आप अगर देखो, आप ही है, आपके जान पहचान में जो लोग यूपीएससी या बीपीएससी वगैरह का प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, आप उनसे पूछो कि भाई आर्टिकल 25 क्या है, क्या वो बोल पाएंगे? वो बोलेंगे है ही क्या ये, राइट। उनको नहीं पता है कि उनका अधिकार क्या है, उनका ड्यूटीज़ क्या है, देश के प्रति नहीं पता है। अब जब नहीं पता होगा तो मोरालिटी कहाँ से ही उन्हें पता होगा? तो लोगों में ये अवेयरनेस भी तो नहीं है, तो ये भी तो एक तरह का इशू हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्रिटिकली एनालाइज किया है इस टॉपिक को, सिग्निफिकेंस डाला पहले, इधर इश्यूज डाला है, ठीक है। अब फिर ऊपर आते हैं। अब ऊपर क्या बचा है? ये तो हमने देख लिया, देखो ये हमने देख लिया, क्रिटिकली एनालिसिस देख लिया, इश्यूज देख लिया। अब आ गया हमारा वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन। भाई सुप्रीम कोर्ट में वेलकम हुए थे, ठीक है, उनका वेलकम हुआ। वेलकम में मतलब वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन। अब वे फॉरवर्ड क्या होता है? हमने तो इशू दे दिया ना कि भाई अभी देखो ये 4 इश्यूज हैं, 1 2 3 4 हमने लिख दिया, नहीं इशू तो है। अब इशू है तो ठीक है, तो अब एग्जामिनर तो ये भी बोलेगा ठीक है इशू तो निकाल दिया, अब सोल्यूशन भी तो दो, बिकॉज क्वेश्चन 38 नंबर का तो क्वेश्चन है। तो ये तो आपको बहुत टाइम है, बहुत स्पेस है कि आप अच्छे से लिखेंगे। तो अब आप दो इसका वे फॉरवर्ड क्या दोगे? हमने कहा था ना, ये लोगों को नहीं आइडिया है, पॉलिटिकली एजुकेट करो मासेस को, ठीक है। अब यूथ को लाओ पॉलिटिक्स में, क्यों? मॉडर्न थिंकिंग एक रहेगा टुवर्ड्स प्रोग्रेसिव सोसाइटी, ठीक है। वो एक ऐसा जो ओल्ड जो ऑर्थोडॉक्स थॉट होता है, वो उससे दूर हट करके सबको इंक्लूसिव मतलब एक साथ कर करके देश के हित के लिए वो जाएंगे। यूथ को लाओ पॉलिटिक्स में। एग्जाम्पल में आप नोट करना, इथियोपिया मॉडल इट इज़ वेरी फेवरेट मॉडल यूज्ड बाय मेनी कंट्रीज। और ये एक तरह का एक रोल मॉडल टाइप का एक ही है
कि इसके अंदर में अब मैं अगर जाऊंगा तो ये एक बहुत लंबा टॉपिक ही हो जाएगा, बट कभी ऐसा हो ना, यूथ इन पॉलिटिक्स डाल दें एग्जाम्पल इथियोपिया मॉडल, ठीक है। इनेबल पब्लिक कंसेंसस, कंसेंसस का मतलब होता है कि बातचीत करके मामला को सुलझा दिए। अरे ठीक है ना, अभी कोई ऐसा है जो कि पहले समाज में उनको इंक्लूड नहीं किया गया था, अभी नियमतः उनको इंक्लूड किया गया है, तो पब्लिक को भी तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए ना, ये कहीं से गलत तो नहीं है ना। हाँ, कोई भी ऐसा एक सेगमेंट है, एक सेक्शन हो हमारे सोसाइटी का जो कि पहले एक्सक्लूडेड था, अब उसे संविधान के तहत, एक्ट के तहत उसे इंक्लूड किया जा रहा है, तो ये तो अच्छी बात है। तो इसी के लिए पब्लिक को थोड़ा समझाना पड़ेगा, बातचीत करके, फॉर द सोसाइटल वैल्यूज़, कि हम तो समाज के लिए ही तो कर रहे हैं, देश के लिए ही तो कर रहे हैं, तो लोग तो मान मान ही जाएंगे। फिर क्या होगा ना कि ये जाएंगे फिर टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, आप समझे? अगर जो लोग नहीं समझे होंगे पहले कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सब्जेक्टिव क्या होता है। सब्जेक्टिव का मतलब 10 लोग 10 बात बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव का मतलब 10 लोग एक बात बोल रहे हैं, तो फिर अब कंसेंसस के थ्रू होगा तो फिर सब लोग बोलेगा नहीं ठीक है, करते हैं इसको। अब होता है स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, इसमें बहुत सारा एग्जांपल आएगा, ईडी, सीबीआई, ईडी, ईसीआई सब। मैंने बस एक का एग्जांपल दिया, ईसीआई। ईसीआई क्या कर सकता है कि वो बैन कर देंगे उन लोगों को कंटेस्ट करने के इलेक्शन हु गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल एथो। देखो यहाँ पर मैंने जानबूझ करके एक डाला है कीवर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल एथोज, ये भी मैंने एक पॉजिटिव वे से ही डाला है। कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा संविधान के रिगार्डिंग, आपको कीवर्ड्स नहीं ध्यान में आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल एथोज डालना सही ही होगा, अच्छा ही मीनिंग है इसका, ठीक है। एक्सपेंडिंग एक्सेस टू जस्टिस, मतलब हम होता है कि पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है, तो उसको रिड्यूस कैसे किया जाए, ठीक है। तो फॉर द मार्जिनलाइज ई कोर्ट्स हो जाएगा, नालसा है, स्पेशल कोर्ट्स हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तहत में। तो इससे क्या होगा कि अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है कहीं पर भी, तो हम जस्टिस को हम एक्सेस करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि इससे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बना रहे, संविधान में ने जो वैल्यूज़ को बोला गया वो फॉलो होता जाए, इसलिए हम लोग ऐसा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, वेलकम हो गया था, देखो डब्लू हो गया। अब हम लोग लास्ट करेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या होता है, जैसे मैंने पहले बोला, जो आपने लिखा अब तक का उसको एक समरी कर दो, 3 4 5 लाइन, बस दैट्स इट, ठीक है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एड्स टू रिमूव द मैलिग्नेंसी, ये होता है ना जो कैंसर होता है बोलते हैं मैलिग्नेंट, तो रिमूव द मैलिग्नेंसी ऑफ द सोशल एविल्स crept in the society while maintaining the लक्ष्मण रेखा ऑफ गवर्नमेंट्स ऑर्गन। ये कुछ नहीं है, सेपरेशन ऑफ पावर है, इसको मैंने लक्ष्मण रेखा लिखा है, ठीक है। ये देखो, ये भी एक तरह का, ये सभी एक तरह का ये कीवर्ड्स मैं धीरे धीरे और एक्सपेंड करने वाला हूँ, और नोट करते ही चलना, एक लिस्ट बन जाएगा बहुत अच्छा, वो दिखेगा अभी आंसर सबका, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एड्स टू रिमूव द मैलिग्नेंसी ऑफ द सोशल एविल्स crept in the society while maintaining the लक्ष्मण रेखा of government's organ। देखो ये कितना एक ही लाइन में मैंने बहुत बात को यहाँ पर कह दिया। सोशल एविल्स को भी ये हटा रहा है, ये एड करता है, हेल्प करता है, हटा रहा है, और अपना सेपरेशन ऑफ पावर जो सरकार का है, जो गवर्नमेंट का ऑर्गन है, उसको भी मेंटेन रखता है, ठीक है। इट एक्ट्स एज ए मॉरल कॉम्पास एंश्योरिंग, ये भी कीवर्ड है, एक्ट्स एज ए मॉरल कम्पास एंश्योरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डिविनिटी, ये भी एक कीवर्ड है। हेंस मस्ट बी यूज्ड इफेक्टिवली टू एंश्योर द कंटिन्यूम ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक पर्सोनिफाइड वैल्यूज, ये भी एक कीवर्ड है, ठीक है। मैं चाहता तो मैं सिंपल ही लिख दिया होता कि यार कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अच्छा करता है कि हमारा जो समाज में इविल्स हैं उसको वो हटाता है, और इससे हमारा राइट्स एंड लिबर्टी और डेमोक्रेसी इनहेंस होता है, इसका मतलब यही था। लेकिन मैं उसी अगर मैं एक दो लाइन में लिखूंगा, और अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा, और फिर अगर मैं इस तरीके से कंक्लूड करूंगा, तो ये कितना आई कैची है, ये अच्छा लिखा है, ठीक है। मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ऐसा लिखोगे तो वो जो एग्जाम में तो वही बोलेंगे ये तो अच्छा लिखा हुआ है। देखो ना, इट एड्स टू रिमूव द मैलिग्नेंसी, आपने उसको हेल्थ से जोड़ दिया, ऑफ द सोशल एबिल्स वाइल मेंटेन द लक्ष्मण रेखा, आपने इसको अपने कल्चर से जो आपका जो मतलब जो होली बुक्स वगैरह होते हैं उससे आपने जोड़ लिया, वहाँ पर आपने पढ़ा था, वहाँ से आपने जोड़ दिया। इट एक्ट एज ए मॉरल कंपास, आपने इसको ज्योग्राफी से जोड़ दिया। एंश्योरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डिविनिटी से आपने स्पिरिचुअलिज्म से जोड़ दिया, ठीक है। हेंस इट मस्ट बी यूज्ड इफेक्टिवली टू एंश्योर कंटिन्यूम, मतलब कंटिन्यूम होता है कोई चीज़ अगर कंटिन्यू होता जा रहा है, ठीक है, ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स,
लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक पर्सोनिफाइड वैल्यूज। ठीक है, मतलब डेमोक्रेटिक, या अगर आप चाहो तो अगर ये हैवी लग रहा है तो इसको काट भी दो, तो आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज ही बस आप लिख दो। पर्सोनिफाई होता है ना कि जैसे मतलब हम लोग जब किसी को किसी के लिए कहते हैं तो होता है पर्सोनिफाइड, तो इसको आप काट भी दो, बट फिर भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज ही आप, तो ये भी एक कीवर्ड है। ठीक है, तो कीवर्ड से घबराना नहीं है। सबसे पहली बात, आराम से आप लोग सीख जाएंगे, ये कुछ है ही नहीं ऐसा इसमें सीखने वाला। अभी अभी देखो, अभी मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल डिविनिटी को यूज़ किया, मैं अगर 10 आंसर में इसको यूज़ कर दूंगा आपको भी याद हो जाएगा कि आखिर ये है क्या। तो इट इज़ नॉट कि बहुत बड़ा कोई चीज़ है। 10-15 अगर आप वीडियो देख लोगे, सुन लोगे, लिख लोगे ना, खुद से खुद भी याद हो जाएगा, और आंसर तो आपका अच्छा दिखेगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं ट्राई करूँगा कि एक क्वेश्चन ऐसा ही लाऊं, और मैं टफ क्वेश्चन ही मैं चूज़ करूँगा, बिकॉज इजी करने का मेरा मन भी नहीं है। आई वॉन्ट टू टारगेट ऑल दोज डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, और डिफ़िकल्ट के थ्रू ही मैं आंसर को एक अलग तरह से आपके सामने लेकर के आऊँगा, ताकि आपको भी सीखने को मिले बहुत कुछ। मैं एक्सपेक्ट इतना ही करता हूँ कि जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, आप खुद से लिखो इस आंसर को। आप ये जो मैंने लिखा है ना, इसी को आप हूबहू आप लिख दो अपने कॉपी में, बट आप लिखो। तो ये लिखो इसलिए बोलो कि एक आदत बनेगा, एक फ्लो आएगा। अच्छा, और जब भी लिखोगे ना, आप इंश्योर करना कि आपके कॉपी में ये चारों तरफ मार्जिन हो। या तो आप बीपीएससी का ही, आप जो आपको बहुत जगह मिल जाएगा, आप वो पेपर ही आप ले लो, उनका प्रिंट आउट, उनके आंसर शीट वाला प्रिंट आउट। नहीं, आप कोई भी अगर A4 साइज में लिख रहे हो तो ऐसे मार्जिन आप डाल दो, और ये इंश्योर करो कि इसमें 10 लाइन, 9 लाइन से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। 1 2 3 ऐसे 9 तक आपको लिखना है। हाँ, कभी कभी 8 भी होगा, कभी कभी 10 भी हो जाएगा, ठीक है, बट एक ट्राई करो कि अपने अल्फ़ाबेट्स को, अक्षर को उस तरीके से लिखो कि 8 9 या 10 लाइन मैक्सिमम, मैं बोल रहा हूँ 8 9 तक में वो हो जाए। इसलिए नहीं कि पेपर भरेगा, पन्ना पन्ना भरेगा, वो लुक एंड फील तभी आएगा जबकि आप बहुत अच्छे से इसको अरेंज करके लिखोगे। और 38 नंबर के क्वेश्चन में बहुत पन्ना मिलता है, आराम से लिखो, जो समझ में आ रहा है अच्छे से लिखो, डिज़ाइन से लिखो। मार्क्स तो देखो, अब आप देखो जो चेक किया कॉपी पहले के हैं, मार्क्स तो मिले हैं लोगों को। ठीक है, तो बस इतना ही था। सो जस्ट कीप ऑन स्टडिंग, एंड हो सके तो इस पर ज़रूर एक आंसर लिखना, और इट विल हेल्प यू एक्चुअली। ठीक है, थैंक यू, बाय।